हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का जो पंक्चुएशन का पार्ट होता है, चिन्हों का प्रयोग का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करने के लिए एक पैसेज देता है, उसमें आपको कामा का, फुल स्टॉप का, एक्सक्लेमेशन चिन्ह का और कैपिटल लेटर का, ये सारे यूज़ करके उसको करेक्ट सेंटेंस में लिखना होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो आज इस वीडियो में मैं पंक्चुएशन का सारा टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों को अगर ये टॉपिक भारी लगता रहा होगा तो आज के बाद बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल एंड पॉइंट। पहले हम लोग किसके रूल के बारे में बात करेंगे? कैपिटल लेटर के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले कैपिटल लेटर, पहले हम जानेंगे कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, 1% आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कैपिटल लेटर जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला आगे आपके पास पहला रूल यह कहता है कि प्रत्येक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी वाक्य आप सेंटेंस इंग्लिश का लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश का वाक्य आप लिख रहे हो, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो देखिए, ही जो पहला वर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल में लिखा है कि नहीं, तो ये चीज़ कह रहा है। देखिए ये भी, दे केम टू मीट मी, तो देखिए ये भी पहला कैपिटल लेटर में। तो कह रहा है कोई भी अगर वाक्य लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर किसका होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये बात एकदम याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो जानते हैं आप लोग, एवं प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है। अर्थात यहाँ से बात समझिए, किसी व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति या शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, माह, ग्रंथ, भवन, जाति, त्योहार तथा कोई भाषा का नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ये पॉइंट सभी याद होने आपको चाहिए कि अगर इनका आ जाता है नाम तो समझिए वो पहली दफ़ा क्या होना चाहिए, तुरंत कैपिटल लेटर में इसको पहले लिखिए आप। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए, राम, दिल्ली, इंडिया, राजस्थान हुआ, इंडियंस हुआ, द हिमालय पर्वत का नाम, द रामायण ग्रंथ का नाम, संडे दिन का नाम, दिसंबर महीने, द राजपूत दिवाली त्यौहार का नाम, इंग्लिश देखिए सब्जेक्ट का नाम हिंदी, द ताजमहल। देखिए उस सभी के पहले अक्षर क्या होना हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया। तो ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए किसी कीमत पे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दो रूल हो गया, तीसरा का रूल पढ़ते हैं कैपिटल लेटर का। चलिए स्टूडेंट, देखिए तीसरा रूल ये कहता है कि ईश्वर, जिसे गॉड कहते हैं, ईश्वर या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन या प्रोनाउन, कह रहा है कि ईश्वर या ईश्वर के लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे माई गॉड, थो आर्ट, माटी फुल, ओ फादर, द लॉर्ड्स ऑफ अलमेक्टली, गॉड इज ओमनीपेरेंट। ये जो है ईश्वर के नाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ईश्वर के नाम के लिए चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन युक्त हो, उसका पहला अक्षर भी क्या होना चाहिए? आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए रूल तीसरा खत्म होता है तो रूल चौथा देखिए, कह रहा है कि पद का नाम, अगर कोई किसी पद पे आप हैं उसका नाम, डिग्रियों का नाम पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे, ठीक है, और MA, BA, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, यहाँ पे MBA, DM, ये जो पद है चाहे डिग्री है, तो डिग्री के नाम या पद का नाम हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा रूल चौथा कहता है। ठीक है, और पांचवा रूल क्या कहता है हमसे? पांचवा कहता है कि इंग्लिश पोएम, जब इंग्लिश में कविता आप लिखना जानते हैं, जब इंग्लिश में कविता लिखना तब जाते हैं आप, तो उसका प्रत्येक लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। कोई भी आप पोएम लिख रहे हो उसका प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे 20 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? कैपिटल लेटर है कि नहीं? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पोएम, आप पोएम तो लिखने के लिए 4 नंबर का आता है इंग्लिश आपको पोएम, तो वही बात याद होनी चाहिए, उसका प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखते हुए चलिए रूल नंबर छठवां क्या कहता है हमसे कि प्रोनाउन कहीं भी जो आई सिंगल, सिर्फ आई आई एडजेक्टिव क्या, इंटरजेक्शन क्या है? देखिए ओ अगर सिंगल आता है तो इंटरजेक्शन, और प्रोनाउन आई होता है। ठीक है, तो आई और वो कहीं सिंगल आ रहे हैं तो जब किसी वाक्य में अकेले आए, देखिए वही तो लिखा है, जब किसी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा किसका? कैपिटल लेटर में प्रयोग होता है। ठीक है, उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे ही इज अ लेटर देन आई, तो देखिए ही इज अ लेटर देन, अरे सॉरी, ही इज अ टेलर देन आई, सॉरी, ही इज अ टेलर देन आई, तो देखिए जो आई सिंगल वर्ड में यूज हुआ है तो कैपिटल लेटर में। जैसे ओ माई गॉड, तो यहाँ पे देखिए ओ जो है इंटरजेक्शन किसमें? कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो यही स्टूडेंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रूल नंबर छठवां कह रहा है। ठीक है, अब रूल नंबर सातवां क्या कह रहा है इस स्लिप में, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर सातवां क्या कहता है उसे समझिए आप लोग। रूल नंबर सातवां स्टूडेंट ये कहता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। और कोई भी वाक्य अगर इन्वर्टेड कामा में आकर लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। जैसे ही सैड, वह कहा,
सी विल गो टू मार्केट, ठीक है, वो मार्केट जाएगी, वो बाजार जाएगी। तो देख जैसा कि देख पा रहे इन्वर्टेड कामे में है ना, तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये सभी बातें याद होनी चाहिए आपको, तभी आप वॉइसेस को सही कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये रूल नंबर 7 मालूम चल गया आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से मालूम चल गया होगा। चलिए रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है कि इनिशियल एवं एब्रिविएशन के लिए प्रयुक्त अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एम के गांधी लिखते हैं, मुंशी करमचंद गांधी, एसडीओ जी एम यहाँ पे आरएमपी लिखते हैं, तो यह सब कैपिटल लेटर में होना आपका चाहिए। इनिशियल एब्रिविएशन जो वर्ड होते हैं वो सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ये चीज़ याद होना आपको चाहिए। चलिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 क्या कहता है कि उपाधियों के नाम, देखिए उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, सार्वजनिक संस्थाओं के नाम, किताब के नाम, टाइटल हेडिंग के नाम का पहला अक्षर भी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे कह रहा है कि पद्म भूषण, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, द हिंदुस्तान टाइम, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत, द जनरल इंग्लिश बुक, अ क्लेवर मंकी, अ विजिट टू मार्केट पार्क। तो ये जो वर्ड के पहले अक्षर हैं वो सभी क्या होने चाहिए, आपको कैपिटल होने चाहिए। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, इतनी चीज़ें, ठीक है। चलिए ये रूल नंबर 9 कहता है। अब रूल नंबर 10वां पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 10वां क्या कहता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आप अच्छे स्कोर करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए रूल नंबर 10वां कहता है कि अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट या मिडिल एवं लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सुरेश चंद्र गुप्ता लिख दिया, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर भी क्या है, कैपिटल, और इसके मिडिल का भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, और थर्ड पोजीशन पर जो लेटर है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे वीर प्रताप राव, तो देखिए यहाँ पे भी कैपिटल ए भी, कैपिटल ए भी, या मनमोहन सिंह, ये भी कैपिटल ए भी। तो वही कराएगा, अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट मिडिल अगर 3 शब्दों से मिलकर अगर कोई वर्ड लिखा जा रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि पहला अक्षर उसके 100% कैपिटल लेटर होने चाहिए, ठीक है, ये बात। चलिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है कि व्यक्ति के नाम से पहले क्या कर रहा है, कि व्यक्ति के नाम से पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं मिस्टर आकाश, मिसेज जिया, मिस, सर, मैडम, डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के आगे, तो वो हमेशा कैपिटल, जैसे मिस्टर आकाश, ठीक है, मिसेज जो भी आपके मिस हैं, सर जो भी है, मैडम जो आप लोग कहते हैं, डॉक्टर जो भी है, ठीक है, तो उनका पहला अक्षर पहले कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, आप ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 नंबर रूल क्या कहता है कि विषम्य बोधक, जो एक्सक्लेमेशन होता है साइन, विषम्य बोधक चिन्ह के बाद लिखे जाने वाले शब्द का प्रयोग भी क्या होना चाहिए, प्रथम अक्षर होना चाहिए। कि कोई भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है तो उसके बाद वाला वर्ड अगर कोई भी लिखा जा रहा है तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे अलास वी आर र्यून्ड, तो देखिए एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, और इस साइन का पहला अक्षर देखिए उसके आगे वाला जो वर्ड है इसका कैपिटल लेटर। ब्रेवो वेल डन, देखिए ब्रेवो के बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह, इसके पहला अक्षर कैपिटल। तो ये बात याद होनी आपको चाहिए किसी कीमत पे। तो ये अब तक क्या था, कैपिटल लेटर का था स्टूडेंट, क्या था, कैपिटल लेटर का हम लोग अभी रूल पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोगों को कैपिटल लेटर में। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्या, फुल स्टॉप के लिए, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फुल स्टॉप के लिए स्टूडेंट। चलिए देखिए इस स्लिप में है फुल स्टॉप। अब हम लोग रूल किसका पढ़ेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव एवं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अतिरिक्त, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा सभी प्रकार के सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, चाहे वह वाक्य के समान स्टेटमेंट हो अथवा कमांड हो या सेंटेंस के मध्य में कोई प्रश्न, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। कि इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर जितने भी वाक्य आएंगे उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ही इज अ गुड बॉय, डू नॉट ओपन द गेट, देयर वाज द किंग। देखिए बस आपको इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस छोड़ाकर जो भी वाक्य आ रहे हैं उसके जो लास्ट में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करना ही करना आपको, ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये फुल स्टॉप का रूल कहता है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी कीमत पे स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसे ये भी याद कर भी लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अब कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए कामा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लिखा है कि यदि किसी वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में 3 या अधिक शब्द आते हैं तो इन शब्दों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। अंतिम शब्द से पहले यदि एंड का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर कामा नहीं लगाया जाता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए। जैसे सी परचेस्ड ऑन इरेजर अ पेन एंड सम कॉपीज। देखिए यहाँ पे एंड आ गया था इसलिए कॉपी, और एंड आ गया था इसलिए कामा नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ पे कामा लगाया गया है, ठीक है।
समझ रहे हैं कि अगर क्या करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में 3 या 3 से अधिक वर्ड आ रहे हैं तो उनको पृथक अलग करने के लिए कामा का प्रयोग हम यहाँ पे दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को अलग करने के लिए हम कामा का प्रयोग कर दिए, लेकिन तीसरा सेंटेंस में एंड जुड़ गया इसलिए हम लोग नहीं किए। जैसे सी इज डेडिकेटेड सिंसियर एंड हॉनेस्ट लेडी, तो यहाँ पे देखिए ही इज डेडिकेटेड, ठीक है, वो डेडिकेट करती है। फिर सिंसियर इज हॉनेस्ट लेडीज को, ठीक है। तो यहाँ पे दो वाक्य थे उसको हम पृथक अलग करने के लिए कामा कर दिए कि दोनों वर्ड अलग अलग हो गए, लेकिन इसलिए हॉनेस्ट लेडीज को नहीं किए क्योंकि एंड आ गया, इसलिए हम लोग कामा का प्रयोग नहीं किए। तो यहाँ ये कामा का पहला रूल कहता है, अभी कामा का बहुत रूल है, ये कामा का पहला रूल स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम पढ़ेंगे कामा का दूसरा रूल, ठीक है। और स्टूडेंट कामा का दूसरा रूल क्या कहता है उसको देखिए ध्यानपूर्वक। कामा का दूसरा रूल ये कहता है कि अगर एस नो के बाद कोई भी अगर वर्ड आ रहा है तो समझो उसके बाद कामा लगेगा। यस या नो के बाद कामा लगाया जाता है। जैसे डू यू ईट एग्स क्वेश्चन मार्क, नो फिर कामा, आई डू नॉट, तो यहाँ पे नो आ गया ना तो कामा लगाना पड़ेगा। डज द लाइक कोल्ड ड्रिंक एस सी लाइक्स, तो यहाँ पे भी यस आ गया तो कामा। तो हमको एक बात याद कर लेना है कि कहीं भी अगर यस अब नो आपको दिखाई दे, अगर उसके बाद सेंटेंस है तो कामा लगाकर इन सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर उसका रूल नंबर दूसरा कहता है कामा का। अब कामा का तीसरा रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि कंपाउंड सेंटेंस के छोटे कोऑर्डिनेट क्लाउज को अलग करने के लिए, जैसे आई केम, आई सा, आई कंक्यूरेड, तो ये जो वर्ड है इनको अलग करने के लिए, जो कंपाउंड सेंटेंस है उनको अलग करने के लिए क्या किसका कामा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रूल चौथा क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े ही हैं, ठीक है। कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने, जैसे द टीचर सेड, अब मे आई गो नाउ सर, तो देखिए यह है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए यहाँ पे कामा का प्रयोग किया गया है। द सेंट सेड टू हिज डिस्पल हैव फेथ इन गॉड, अब इसको भी पृथक करने के लिए किसका कामा का यूज किया, बात खत्म। बहुत आसान तरीका, आप तुरंत याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं आप लोग, ठीक है, और सब करके आएंगे आप लोग। देखिए कह रहा है और नेक्स्ट रूल कि सेंटेंस में क्रिया की आवृत्ति समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। अगर सेंटेंस में अगर क्रिया की आवृत्ति को अगर समाप्त करना है, जैसे आई ईट राइस एंड माई ब्रदर आई चपाती, अब देखिए इसको अलग करने के लिए चपाती। ही बॉट अ कार, उसने बॉट खरीदा, हिज सन, उसके सन, अब फिर देखिए उसके सन ने क्या किया, उसने क्या किया, हिज सन अ कार अ ही बॉट, वह बॉट खरीदा एक कार और हिज सन उसके लड़के ने, और फिर क्या किया, बाइक भी खरीदा, ठीक था। अब बाइक को पृथक करने के लिए हम कामा का प्रयोग कर दिए। तो ये अब तक कामा का यूज आप कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कामा वाला रूल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इंट्रोगेटिव साइन का। यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन इस तरह प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव का। तो इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में तथा एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड क्वेश्चन टैग क्लाउज या फ्रेज के बाद भी क्वेश्चन मार्क्स का लगाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या तो क्वेश्चन टैग पूछेगा तो क्लाउज रहेगा तो फ्रेज, तो उनके बाद क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु इनवाइटेड यू टू डिनर क्वेश्चन मार्क, वेयर डज शी लिव, डू यू प्ले क्रिकेट, आई रीड न्यूज़पेपर, डोंट आई। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से वर्ड आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, कुछ क्लाउज भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टैग भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। ये इस रूल को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो साइन होता है उसका रूल आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट इसमें, ठीक है। चलिए अगर इंट्रोगेटिव साइन का अगर रूल आप लोगों को क्लियर हो गया है तो हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क से चिन्ह तो जानते ही हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट इसका रूल ये कहता है कि ऐसे सेंटेंस क्लाउज फ्रेज या सिंगल वर्ड जो अति आश्चर्य, अति दुख, अति प्रसन्नता, आदेश, प्रशंसा या कामना का भाव प्रकट करते हैं के बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस या वो क्लाउज हो चाहे फ्रेज हो, चाहे वो सिंगल ही वर्ड क्यों ना हो, अगर आश्चर्य या दुख या प्रसन्न का आदेश या प्रसन्न का कामना करता हो अचानक, तो वहां पे किसका प्रयोग एक्सक्लेमेशन का चिन्ह किया जाता है। जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा करते हैं ना आप लोग जब मैच जीत जाते हैं, कि अब मैच जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं हुर्रा, वहाँ अचानक से खुशी आने लगती है, तो हुर्रा की बाजी क्या लगाना पड़ेगा आपको एक्सक्लेमेशन। व्हाट इज ब्यूटीफुल बर्ड्स इट इट, कितनी सुंदर चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं एक्सक्लेमेशन के, कितनी सुंदर, आपको कोई चिड़िया अचानक आपको दिखाई दे रही है तो आप तुरंत कहें कितनी सुंदर चिड़िया है, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो अचानक प्रसन्न भावना अपने दिमाग में देता हो, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से आप लगाया जाता है, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है। ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है स्टूडेंट। इसको क्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ही सेड, वह कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समाप्त करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, वह मुझसे कहा, देखिए सी है ना तो लड़की है, वह मुझसे कही आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। तो यह रिपोर्टेड जो स्पीच आपको दिखाई दे रहा है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर, इस मतलब इन्वर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को क्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ेंगे, तुरंत इसको रूल को पकड़ लेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इससे बाहर एक क्वेश्चन आएगा, बस इसी के अंतर्गत आएगा, बस आप रूल जानते रहेंगे तुरंत कर देंगे फटाफट। चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, कि संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई लिव इन बॉयज हॉस्टल, ठीक है। मतलब यह लड़का कहाँ रहता है, हॉस्टल में, मतलब इस लड़का का संबंध कहाँ है, हॉस्टल से, ठीक है। इट इज राम पेन, यह पेन किसकी है, राम की। तो मतलब इस पेन का संबंध किससे है, राम से। तो वही कह रहा है कि संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने पंक्चुएशन के सारे रूल आप लोगों को क्लियर कर दिया, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे रूल को आपको लिख कर याद कर लेना है और पंक्चुएशन के क्वेश्चन 100% आप क्लियर सही करके आएंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है स्टूडेंट। पहला जैसा पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ताजमहल विश्व के सुंदरतम इमारतों में से एक है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां बनवाया गया था। मतलब मुगल बादशाह शाहजहां बनवाया गया था, मतलब उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसे मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया था। यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे मुगल बादशाह द्वारा, यहाँ द्वारा लिख लीजिए ताकि सेंटेंस आपका सही लगे, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ताजमहल विश्व के सुंदरतम इमारतों में से एक है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा, यहाँ पे द्वारा रहेगा, ठीक है, सॉरी, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसे मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया था। यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करा रहा हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको। अब सही है। देखिए ताजमहल विश्व के सुंदरतम इमारतों में से एक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे कि ताजमहल, ठीक है, लिखेंगे हम लोग ताजमहल, आराम से समझिए। ताजमहल इज वन ऑफ द most beautiful यहाँ ब्यूटी है, ब्यूटीफुल। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, BUILDINGS बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बन गया आपका कहा ताजमहल विश्व के सुंदरतम इमारतों में से एक है। तो देखिए द ताजमहल इज है के लिए वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एक इमारत है मोस्ट, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर इमारत है, कहाँ की, संसार की, ठीक है। तो ताजमहल विश्व की सुंदरतम इमारतों में से एक है। तो इसका ये सेंटेंस बनेगा कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। इसको आपको एकदम इसी तरह आपको पैराग्राफ में सजा कर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए इसका हम लोग लिखेंगे कि इट वाज, वहाँ फुल स्टॉप दे दिया ना आप लोग, इट वाज बिल्ड मतलब बनवाया गया था, ठीक है, निर्माण करना, ठीक है। इट वाज बिल्ट बाई द मुगल, ठीक है, मुगल इम्पेरियर, मुगल सम्राट मतलब योद्धा जो होते हैं, इम्पेरियर कौन, शाहजहां। तो यहाँ लिखेंगे SH होता है, SHAHJAHAN, शाहजहां की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, शाहजहां। इट वाज बिल्ट बाय द मुगल इम्पेरियर शाहजहां, मतलब इट वाज बिल्ट से बनवाया गया था किसके द्वारा, तो मुगल जो इम्पेरियर, मुगल जो बादशाह थे शाहजहां, उनके द्वारा यह ताजमहल बनवाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। इस तरफ करना। अब आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे इसे मुमताज महल की यादगार में बनाया गया था। इसे मुमताज महल की यादगार में बनाया गया था, ठीक है। चलिए तब इसका हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि
इट वाज बिल्ट, मतलब यह बनवाया गया था, ठीक है, यहाँ यल होगा, इट वाज बिल्ट, यह बनवाया गया था इन द मेमोरी मतलब याद, किनकी याद में, मेमोरी ऑफ द मुमताज़, किसकी याद में बनवाया गया था, तो मुमताज़ की याद में बनवाया गया था, तो मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, मतलब अब इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल, ठीक है, इसे मुमताज़ महल की यादगार में बनवाया गया था। यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इट इज सिचुएटेड मतलब कि स्थित है कहाँ पे, इन आगरा, ठीक है, इन आगरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरह जाके आप बनाएंगे कि ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल एक मतलब बहुत ही खूबसूरत इमारत है कहाँ की, संसार की। इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया है द मुगल इंपेरियर शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी, ये किनके याद में बनवाया गया था, आप मुमताज़ के महल के यादगार में बनवाया गया था, ठीक है। इट इज सिचुएटेड, वह स्थित है आगरा डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे स्टूडेंट, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी तरह आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा और आसानी से आप करेंगे। तो चलिए पहला आपका जो है यह मैंने बता दिया, आप दूसरे पैसेज के ऊपर चलते हैं, उसका हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए दूसरा आ गया पैसेज, कह रहा है कि मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम डायमंड है, वो बहुत वफादार है, वह तेज दौड़ता है, जब मुझे देखता है वो पूंछ हिलाने लगता है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एक कुत्ता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, उसका नाम डायमंड है, हिज नेम इज डायमंड, ठीक है, यहाँ इस तरह लिखेंगे डायमंड, ठीक है। हिज नेम इज डायमंड, उसका नाम क्या है, डायमंड है, वो बहुत क्या वफादार है, तो ही इज वेरी वफादार का क्या होता है, फैथफुल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फैथफुल, ठीक है। वह बहुत क्या है, वफादार है, वह तेज दौड़ता है, वो क्या होता है, यहाँ फुल स्टॉप, वो तेज दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत क्या होता है, तेज दौड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। जब वो मुझे देखता है, तो वेन मतलब जब वह मतलब कि ही सीज मी मतलब वो मुझे देखता है, देखिए सिंगुलर है इसलिए यहाँ यस लगाना पड़ा है, ठीक है। तो व्हेन ही सीज मी, वो मुझे जब देखता है वो पूंछ हिलाने लगता है, ही यहाँ लिखेंगे ही बेगिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हिलाना, तो बेगिंग टू वेग हिज टेल, ठीक है, अपना वो पूछ क्या करता है, हिलाने लगता है, ठीक है। तो ही बेगिंग मतलब हिलाने लगता है, टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाने लगता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह ये भी कन्वर्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी प्रकार आएंगे सिंपल, आप टेंस पढ़े रहेंगे, सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे तो आराम से कर लेंगे इसको, नो डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको बनाना आता है, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है, ये बन गया। चलिए तीसरे पैसेज के ऊपर चलते हैं। तीसरा पैसेज ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बता देते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, इलाहाबाद क्या है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको बना लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो हम लिखेंगे इलाहाबाद, ठीक है, आगे लिखेंगे इलाहाबाद इज एन हिस्टोरिकल सिटी, ये तो होगा, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो इलाहाबाद इज एन हिस्टोरिकल सिटी, इलाहाबाद इज एन हिस्टोरिकल सिटी। यह शिक्षा का केंद्र है, यह क्या है स्टूडेंट, शिक्षा का केंद्र है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज द सेंटर ऑफ किसका, शिक्षा किस मतलब है, एजुकेशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे एजुकेशन, मतलब कि इट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे आराम से एजुकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इट इज़ सेंटर ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का केंद्र है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यहाँ उत्तर प्रदेश का क्या है, उच्च न्यायालय, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि
इज हाई कोर्ट, क्योंकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट मतलब होता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग, हाई कोर्ट, देयर इज हाई कोर्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का ना, तो यूपी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो देयर इज हाई कोर्ट ऑफ यूपी, ठीक है। फिर कह रहा है गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, तो लिखेंगे हम लोग कि द गंगा एंड यमुना, द गंगा एंड यमुना रिवर्स क्या होती है, मिलती हैं, मिलना क्या होता है, मीट, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हियर, ठीक है। तो द गंगा एंड यमुना रिवर मीट हियर, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी इसका आपने इंग्लिश कन्वर्ट कर लिया बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन तीसरा भी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन चौथे के ऊपर चलते हैं, उसका पैसेज देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए चौथा स्टूडेंट यह है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, उसके लिए ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको बना लेते हैं। तो कह रहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो पहले एक ईमानदार व्यक्ति थे, हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, एन होनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति क्या करा है, सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। सदैव, सदैव मतलब ऑलवेज, हमेशा, तो ऑलवेज फॉलो, हमेशा वो फॉलो करता है, ठीक है, फॉलोज करता है किसका, तो न्याय और सच्चाई के पथ का, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द पथ, पथ मतलब रास्ता, ठीक है, अनुसरण करना, किस पथ का करता है, तो ऑफ न्याय और सच्चाई का ना, तो ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ठीक है, जस्टिस एंड ट्रूथ, इसका मतलब क्या होता है कि न्याय और सच्चाई, ठीक है। अब ये हो गया, फिर इसके आगे लिख रहा है वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ही नेवर, मतलब वह कभी नहीं, ही नेवर डिसीवर्स एनीवन, किसी को धोखा नहीं देता, एनीवन, यहाँ पे लिखाना पड़ेगा फुल स्टॉप, क्योंकि ये तो पूछा हमसे क्या, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, तो ही नेवर डिसीवर एनीवन, वो किसी को धोखा कभी नहीं देता, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर कह रहा है ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, जो ईमानदारी है वो सच्चे सुख व शांति का क्या है, स्रोत है स्टूडेंट। तो हम लोग लिखेंगे कि होनेस्टी, क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, कि होनेस्टी इज द सोर्स, ठीक है, साधन है, सोर्स ऑफ ट्रूथ, किसकी, सच्चाई की, ठीक है। कंफर्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंफर्ट एंड पीस, कंफर्ट एंड पीस। अब इसका मतलब क्या है, तो यही चीज़ होता है, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का क्या है, यह स्रोत है। तो होनेस्टी, ईमानदारी इज द सोर्स, साधन है, ट्रूथ सच्चाई का, कंफर्ट एंड पीस, ठीक है, शांति के स्रोत का, ठीक है स्टूडेंट, सुख व शांति के स्रोत का। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि ईमानदारी सच्चे व सुख का, शांति का क्या है, स्रोत है। फिर कह रहा है कि उसके लिए ईमानदारी सबसे उत्तम नीति, उसके लिए, अच्छा उसके लिए, तो फॉर, उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। होनेस्टी, यहाँ काम लगा देंगे, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया कि एन होनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ही नेवर डिसीवर्स एनीवन, होनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, कंफर्ट एंड पीस, फॉर हिज होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा चौथा भी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब पाँचवा लास्ट देख लेते हैं, और पाँचवा स्टूडेंट ये कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है कि प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, कब, 2020 में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज।
अब देखिए यहाँ ए नहीं रहता है प्रयाग में, PRY होता है, प्रयाग होता है, प्रयागराज ऐसे होना होता है प्रयागराज। तो प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी। अब ये क्या है, तब प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तब प्रयागराज एन एंशिएंट सिटी, प्राचीन होता है इसका मतलब, अब इसका मतलब शहर, ठीक है, ऐतिहासिक सिटी है, ठीक है, प्राचीन ऐतिहासिक सिटी, एंशिएंट मतलब होता है। तब प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो हम लोग लिखेंगे कि इट हैज इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री, गौरवशाली इतिहास, ठीक है स्टूडेंट। यही ना होगा कि इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो इट हैज इट्स ग्लोरियस मतलब कि क्या होता है, गौरवशाली, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि देयर इज द कैनफ्लुएंस, ठीक है, ऑफ द गंगा और क्या है, एंड द यमुना, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो देखिए देयर इज द कन्फ्लुएंस, संगम है, कन्फ्लुएंस मतलब संगम होता है किसका, तो गंगा का और एंड यमुना का, ठीक है, गंगा का और यमुना का यहाँ पे क्या है, संगम, फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल कि देयर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सिंपल, ठीक है, देयर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए बन गया सिंपल कि प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी, इट हैज इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना, देयर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। तो 5 मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है, इसको आप बना कर जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी टेंस और सिंपल सेंटेंस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोई भी दे देगा तो आप उसको कन्वर्ट करके आराम से लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए पहला से आ गया है किस पे, पोस्टमैन पे, ठीक है स्टूडेंट। अब पोस्टमैन पे पहला से आपको आगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पोस्टमैन पे इससे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। तो पहले इसको आप पोस्टमैन वाला आपको लिखना है, ठीक है। देखिए पोस्टमैन में पहले आपको आउटलाइन, हर एक केस में आउटलाइन देता है। देखिए इसमें आउटलाइन क्या दिया है कि इसका पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, हिज ड्रेस लिखिए, हिज वर्क एंड हिज फुलनेस लिखिए, उसकी हिज सैलरी लिखिए, हिज जनरल कंडीशंस लिखिए। इतनी आउटलाइन दिया है, सारे आउटलाइन के बारे में आपको हेडिंग एक हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन दिया है, पहले आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि द पोस्टमैन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डिलीवर्स लेटर्स, मनी ऑर्डर और पार्सल एट द गिवन एड्रेस। ये आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन में आपको इतना पहले लिख देना है। इंट्रोडक्शन के लिखने के बाद फिर आपको डालना है हिज ड्रेस, उसकी ड्रेस। हिज ड्रेस में आपको लिखना है कि द पोस्टमैन वियर्स खाकी यूनिफॉर्म, कैरीज अ लेदर बैग, ठीक है, लेदर का बैग वो लिए होते हैं और खाकी यूनिफॉर्म पहने होते हैं। बैग टू कीप लेटर, मनी ऑर्डर एंड पार्सल, ठीक है। पार्सल करते समय उनकी ड्रेस क्या होती है, खाकी यूनिफॉर्म होती है और वह लेदर का बैग लिए होते हैं, ठीक है। तो वो आपका हिज ड्रेस में आपको इतना लिख देना है स्टूडेंट, ठीक है। हिज ड्रेस में लिखने के बाद स्टूडेंट आपको फिर हेडिंग आपको डालना है क्या, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस। फिर लिखना है द पोस्टमैन्स जॉब इज वेरी हार्ड, द पोस्टमैन job is very hard. He goes to post office, sort out the mail of his area, take in and started deliveries later one by one. In any season, be it hot summers or length or extreme winters, this man does his work regularly. The postman brings hopes in many lives by delivering the letter of exam, I card, interview letter, etc. He brings smiles on many faces by delivering letter, money order from their loved one. It's sometimes he brings us बैड न्यूज आल्सो। इतना आपको डाल देना है किसमें स्टूडेंट, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस में, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ से आपका हिज वर्क एंड यूजफुलनेस हो गया। अब हम देखेंगे क्या, हिज सैलरी, उसकी सैलरी देखेंगे।
अब हेडिंग डाला हिज सैलरी, हेडिंग डाली से हिज सैलरी। अब आपको लिखना है इसमें कि द सैलरी ऑफ अ पोस्टमैन इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 but the value of work that he does cannot be paid in term of money. Considering the service and work the renders to the public, he should be given हाइगर सैलरी। ये आपका क्या है, हिज सैलरी में लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, हिज सैलरी लिखने के बाद आपको स्टूडेंट हेडिंग डालना है हिज जनरल कंडीशन, हिज जनरल कंडीशन। इसमें लिखना है आपको कि द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रूव हिज कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग मोर perks and facilities so that he can improve हिज लिविंग स्टैंडर्ड। ये आपको हिज जनरल कंडीशंस में लिख देना है। अब यहाँ पे कंडीशंस खत्म होता है क्योंकि इतना ही हमको आउटलाइन दिया था, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस, हिज सैलरी, हिज जनरल कंडीशन, और सब में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि अब पोस्टमैन पे आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला आपका एस्से था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे दूसरे एस्से की ओर, जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टूडेंट आ गया है ऐसे आपके पास एन इंडियन फेस्टिवल। अगर एन इंडियन फेस्टिवल देगा तब भी लगा देंगे, माय फेवरेट फेस्टिवल देगा तब भी इसको लिख सकते हैं, दिवाली पे देगा तब भी आप इसको लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, देखिए इसमें तब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आउटलाइन भी आपको दिया रहेगा। आउटलाइन इसमें दिया है कि इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, फिर टाइम ऑफ सेलिब्रेशन लिखना है, फिर लीजेंड बिहाइंड इट, फिर हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, फिर कंक्लूजन। ठीक है, इतना पॉइंट आपको डाल के इस सेशन को स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तो हम इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दिए। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट लिखना हम लोग को यह है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, हियर मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, अमंग देम आई लाइक दीपावली द मोस्ट, it is also called a festival of light and it is celebrated throughout the country। ये आपका इंट्रोडक्शन डाल के खूब प्यारा सा इस तरह लिख देना है सुंदर राइटिंग में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन में लिख दिया आपने। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी हेडिंग क्या दिया था इसमें, देखिए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इसलिए हम दूसरी हेडिंग डालेंगे टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अब लिखेंगे इसमें कि दीपावली इज सेलिब्रेटेड in the month of Kartik, generally in October or November, October to Hindu calendar on the night of अमावस्या। अमावस्या के दिन मनाया जाता है अक्टूबर या नवंबर में जनरली दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदुओं का त्यौहार होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग दीपावली मनाते हैं, कोई हिंदू ये नहीं मनाता। ठीक है, हिंदू कैलेंडर की ओन अमावस्या, हिंदू का जो कैलेंडर होता है उसके अमावस्या के दिन मनाया जाता है इसको। चलिए तो टाइम ऑफ सेलिब्रेशन आपने हेडिंग डाल दिया। इसके बाद देखिए अब इसके बाद डालना है हमें लेजेंड बिहाइंड इट। इसके बाद अगली हेडिंग थी लेजेंड बिहाइंड इट। इसमें लिखना है आप लोगों को स्टूडेंट कि इट इज बिलीव्ड दैट on this day Lord Rama returned to Ayodhya with Sita and Lakshman after 14 years of exile, so people welcome them by lighting diyas। ठीक है, ये आपको लीजेंड बिहाइंड इट में स्टूडेंट लिखना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिए लीजेंड बिहाइंड इट के बाद यहाँ पे आउटलाइन देखिए, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन पढ़ लिया, लीजेंड बिहाइंड इट पढ़ लिया। अब हाउ इट इज सेलिब्रेटेड और कंक्लूजन, 2 हेडिंग और बाकी है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए अब हेडिंग डालना आपको हाउ इट सेलिब्रेटेड से कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसमें आपको लिखना है कि दीपावली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट प्रिपरेशनल, हाउसेज आर क्लीन एंड डेकोरेटेड, people wears new clothes and prepare sweets and snack either at home or visit from market। On the Deepavali night, people worship goddess Lakshmi and god Ganesh and the whole houses get the illuminated by lighting diyas and candle। Darkness is removed through lighting of diyas and children burst firecrackers। तो ये आपको हाउ इट इज सेलिब्रेटेड में इतना लिख देना है स्टूडेंट, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तब इसको लिख देते हैं। इसके बाद लास्ट आपका है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है कि दीपावली इज अ वेरी ऑक्सिपिशियस फेस्टिवल as the family gets together and enjoy the festival of light, the whole city looks beautiful due to shining light। ये आपको कंक्लूजन में लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे ये खत्म होता हुआ क्या दीपावली का, क्योंकि इतना ही आउटलाइन दिया था हमको। देखिए इतना ही आउटलाइन दिया था ना, इंट्रोडक्शन में देख लिया, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन देख लिया, लीजेंड बिहाइंड इट देख लिया, हाउ इट इज सेलिब्रेटेड में देख लिया, कंक्लूजन देख लिया, बस। तो इतना दिया था मैंने, अच्छे तरीके से आपको लिखकर अच्छे तरीके से समझा दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा BS से आपको कंप्लीट होता हुआ बहुत ही प्यारा ऐसे दूसरा। ठीक है, इसको आपको याद करके किसी कीमत पे जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर दूसरा BS से लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए हम तीसरे ऐसे की ओर बढ़ चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए तीसरा से आ गया है, कह रहा है कि एन आइडियल टीचर और योर क्लास टीचर। देखिए एन आइडियल टीचर देगा तब भी इस एसओ को लिख सकते हैं, योर क्लास टीचर देगा तब भी लिख सकते हैं, और माय फेवरेट टीचर देगा तब भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई देगा तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आउटलाइन दिया है, पहले कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर हिज पर्सनालिटी लिखना है, फिर उसकी क्वालिटीज लिखना है उनकी, फिर मेथड ऑफ टीचिंग लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। इतना आउटलाइन दिया है स्टूडेंट। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन दिया है, चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे हम लोग आई स्टडी इन DAV इंटर कॉलेज मुरादाबाद। ठीक है स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट आप स्कूल में पढ़ते होंगे उसको लिख लेना है। फिर लिखना है कि देयर आर सेवरल टीचर बट माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर RD शर्मा। जो भी आपका फेवरेट टीचर उनका नाम लिख सकते हैं आप। हु टीचर अस इंग्लिश, जो भी वो पढ़ाते होंगे, यहाँ पे तो इंग्लिश लिखा है कि वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज MA एन इंग्लिश एंड BEd, वो इंग्लिश में क्या किए, MA किए इंग्लिश से और BEd किए इंग्लिश से। ही हैज़ मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 10 साल से ज़्यादा भी उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, तो आप अपने टीचर के बारे में लिख सकते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में। अब इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपको लिखना है कि हिज पर्सनालिटी में आपको स्टूडेंट लिखना है कि इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड, ही इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर एंड लिव्स एन इंस्पायरिंग एक्सप्रेशन ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको क्या है, हिज पर्सनालिटी में स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्वालिटीज हेडिंग डालना है। अब क्वालिटीज हेडिंग डालने के बाद आपको क्वालिटीज में लिखना है कि इज अ वेरी पंक्चुअल, रेगुलर एंड नेवर मिसेज अ पीरियड, ही इज सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये इनकी क्वालिटीज है स्टूडेंट। ठीक है, कि वो रेगुलर आते हैं और कभी भी मिस नहीं करते हैं पीरियड को। ही इज सॉफ्ट स्पोकन, वो इंग्लिश को एकदम शुद्ध बोलते हैं, और वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही कठिन कार्य करते हैं स्टूडेंट। ये उनकी क्वालिटीज है, क्वालिटीज में आपको लिख देना है। इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, तो कह रहा है कि ही ट्रीट स्टूडेंट लाइक फ्रेंडली, अंडरस्टैंड देन द सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल एंड एक्सिस्ट वे। कह रहा है कि वो ट्रीट स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं लाइक फ्रेंड मानकर, स्टूडेंट अंडरस्टैंड उसको समझाते हैं और उसको सोल्यूशन, सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन एकदम पॉसिबल, संभव तरीके से उसको पॉसिबल कर देते हैं। ठीक है, इनको मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने का तरीका होता है। इसके बाद देखिए मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, तो अब लास्ट बचा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। चलिए कंक्लूजन नहीं डालिए, इसमें लिखिए कि आई एडमायर हिम फॉर हिज एनर्जी, नॉलेज, पैशन फॉर टीचिंग एंड हिज केयरिंग एटीट्यूड, एंड आई एम थैंक्सफुल टू हिम फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश ग्रामर स्किल। ठीक है, ये कंक्लूजन में लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को इससे बता दिया जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। और देखिए इसमें देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे हमको इंट्रोडक्शन दिया था, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इस पर्सनालिटी देख लिया, क्वालिटीज देख लिया, मेथड ऑफ टीचिंग देख लिया और कंक्लूजन देख लिया। इतना पॉइंट दिया था हमको, आउटलाइन हमने आउटलाइन को सभी निगाह में रखते हुए सबको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों मेरे 3 इंपॉर्टेंट इसमें आपको ऐसे बता दें, काफी महत्वपूर्ण है, और इस तीनों ऐसों को आपको याद कर लेना है स्टूडेंट किसी कीमत पे, क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जाम में टपकेंगे जरूर। ठीक है, और अच्छे से आप स्कोर कर पाए। तो बताइए स्टूडेंट, इस वीडियो में ऐसे भी खत्म हो गया। एप्लीकेशन नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको एप्लीकेशन देख लीजिए। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई स्टूडेंट प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टूडेंट बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर देना है। और वीडियो को क्या करना है कि अपने यहाँ शेयर करना फ्रेंड यहाँ के, ताकि वो भी इस शो को देख पाए, उनका भी तैयार हो जाए कि 2021 बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स से पास हो पाए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तब जो इंग्लिश का पेपर आप देंगे तो क्वेश्चन नंबर 13वां एप्लीकेशन ही आता है, जो 2 एप्लीकेशन दिया रहेगा उसमें से, ठीक है, चूज करना पड़ेगा एक आपको। ठीक है, और 4 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3 एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 100% पक्का हो जाएगा, लेकिन आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखा हूँ, तो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशनों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए पहला एप्लीकेशन जो है उसको आप नोट कीजिए हमारे साथ में। तो पहला एप्लीकेशन दोस्तों ये है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर।
कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखिए आप अपने प्रिंसिपल को कि आप अपने बहन की शादी में अटेंड हो रहे हैं और आपको वहाँ पे छुट्टी चाहिए, ठीक है। अगर डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है और नहीं तो अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार आप लिखेंगे। तो आंसर में आप लिखेंगे कि द प्रिंसिपल, आप देखिए जो जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं उस कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। द प्रिंसिपल के बाद KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर, हम लोग गाजीपुर से बिलोंग करते हैं तो मैं अपने स्कूल जो पढ़ा था हाई स्कूल इंटर उसका नाम लिख दिया हूँ। आप जो उसमें पढ़ते हो आप उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को लिख दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि लीव फॉर अ वीक टू अटेंड सिस्टर मैरिज, लीव फॉर अ वीक टू अटेंड सिस्टर मैरिज, रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा आपको लगाना है, फिर नीचे से लिखना है आपको मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कॉमा लगा के लिखना है आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज टू माई सिस्टर, फुल स्टॉप, it will take place on 13th of this month, being the only son of parents I have to help my father in making the arrangements। फिर आपको लिखना है therefore I request you to kindly grant me leave from 12th December to 15th December। देखिए जो भी चल रहा हो डेट आप उसको पूरा नहीं लिखना है, XX लिख सकते हैं। I would be highly obliged to you, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली XYZ। सिर्फ बस इतना ही लिखना है दोस्तों। आप अपने बहन की शादी में जा रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन बस इतना ही लिखना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैंने सरल शब्दों में लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन था, उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में एप्लीकेशन आपको आ गया होगा और हम बढ़ेंगे अब दूसरे एप्लीकेशन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन दोस्तों यह है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिज अबाउट योर सिकनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू लीव ऑब्सेंस फॉर 4 days, डू नॉट राइट योर नेम एड्रेस। कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल को, अगर सिकनेस आपको कमजोरी है, कोई बीमारी है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने प्रिंसिपल के लिए कि मुझे छुट्टी चाहिए। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए चाहिए। इसमें भी आपका नाम नहीं लिखना है और एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर सेम उसी भाषा से आप लिखना है। आंसर में आपको लिखना है द प्रिंसिपल, जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं और जिस डेट को आप लिख रहे हैं। तो ये तो चीज हो गया। फिर सब्जेक्ट में बस अपनी कंडीशंस लिखना है कि आपको क्या चीज़ हुआ है। तो आप लिखना है कि लीव एप्लीकेशन फॉर 4 days ड्यू टू सिकनेस, रिस्पेक्ट सर, फिर नीचे से लिखना है आपको आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट I have been suffering from food poisoning since yesterday. The doctor has advised me to take complete bed rest for days. So I respect you to grant me leave for 4 days from 8th March 2000, जितना भी हो आपको XX लिख देना है, आगे के बस 2 लिखना है, to 11th March, फिर आपको वही चीज़ लिख देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड herewith I shall be highly obliged to you for the same, फिर your obediently XYZ, ठीक है। बस ये चीज़ लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह एप्लीकेशन भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। यह एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत लोगों को लिखने नहीं आता है, लेकिन आपको इतना सरल शब्द में बताता हूँ। बस आपको नोट करके, बस इन 3 एप्लीकेशन को ही नोट करके आप याद करके जाइए, ठीक है। एग्जाम आप कर देंगे बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अगले एप्लीकेशन की ओर और एप्लीकेशन तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों अब हम एप्लीकेशन तीसरा देखते हैं। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तीसरा है। इन तीनों एप्लीकेशनों को आपको तैयार करके जाना है। किसी के मत पे आप देखिए तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन ये कहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू वीक लीव एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज, डू नॉट राइट योर नेम रोल नंबर। कर एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनको एप्लीकेशन लिखिए कि आपके फादर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहाँ आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, कुछ वीक के लिए, कुछ सप्ताह के लिए आपको छुट्टी चाहिए। अगर डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है, नहीं तो रोल नंबर लिखना है आपको। तो सेम उसी चीज़ कैटेगरी से आपको लिखना है। एक जान जाएंगे तो पूरा लिख लेंगे आप। तो आंसर में पहले तो द प्रिंसिपल आपको लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, जिस डेट को लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको करना है। सब्जेक्ट हेडिंग डालना है, बस कंडीशंस को फॉलो करना है। क्या चीज़ है कंडीशन में, तो लिखना है आपको कंडीशन में यहाँ पे कि लीव फॉर 4 days टू लुक आफ्टर माई फादर एंड मदर, रिस्पेक्टेड सर, फिर आपको लिखना है नीचे से
कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली फिर कामा देखे आई विश टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रेंड मी लीव फॉर 5 days सिंस माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन एंड देयर इज नो बडी इज टू लुक आफ्टर हर द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हर कंप्लीट बेड रेस्ट सो आई हैव टू बी होम टू टेक केयर ऑफ हर आई assure you that I would make up for the loss of my studies by coordinating with my classmates and the teacher. I will highly obliged to you. Thanking you, your obediently XYZ. ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। अगर आपके कोई मदर या फादर कोई भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो अपने टीचर को एप्लीकेशन, जो प्रिंसिपल हैं तो उनको एप्लीकेशन इस ढंग से आप लिखेंगे तो आप आपको छुट्टी मिल जाएगी अच्छी ढंग से, और पेपर में लिखेंगे तो फुल मार्क्स भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो 3 एप्लीकेशन में डिस्कस किया हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 एप्लीकेशन में जो डिस्कस किया हुआ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर। ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन बहुत ही मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताऊंगा। ठीक है, बेसिक पहले क्लियर करूंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं आज क्वेश्चन ये कराऊंगा 2020 में जितने मॉडल पेपर में, चाहे 2020 के जितने एग्जाम हुए थे और 2020 में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, विथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा और रूल भी बताऊंगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रूल्स, कुछ रूल्स देख लेते हैं जो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, पहले इसका हम रूल देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं, देखिए यहाँ पे सुनिए कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पोजिशनल रिलेशन स्थापित करते हैं। कह रहा है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के दूसरे वाक्यों के साथ क्या करता है, पोजिशनल रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझिए, जैसे बीजे इज सिटिंग ऑन द टेबल, बीजे कहाँ बैठा है, टेबल पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू ऑन लगा है ये एक रिलेशनशिप बता रहा है कि कहाँ पे बैठा है, तो टेबल के ऊपर बैठा है। जैसे ही डज नॉट डिपेंड अपॉन हिज फादर, वह डिपेंड नहीं है अपने पापा के ऊपर। ठीक है, तो वह किस पे ऊपर नहीं है, अपने पापा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपॉन ऑन ये जो 2 प्रीपोजिशन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दूसरे वाक्य से क्या कर रहा है, एक पोजिशनल रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि प्रीपोजिशन के प्रकार। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार हैं। पहला है पोजिशनल प्रीपोजिशन, और पोजिशनल प्रीपोजिशन में इन, एट, ऑन, ईटीसी आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मोमेंट प्रीपोजिशनल, इन, इनटू, आउट ऑफ ईटीसी, और तीसरा होता है पोजिशनल एंड मोमेंट प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे बिलो, अंडर, बियॉन्ड, अक्रॉस, ईटीसी। ठीक है, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और चौथा होता है टाइम प्रीपोजिशन, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, सिंसियर, टाइम को दर्शाता है। और पांचवा होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो फ्रेजल वर्ब को दर्शाते हैं, जैसे इन, एडिशनल टू, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रकार के प्रीपोजिशन के प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहले रूल पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो पहला प्रीपोजिशन के साथ पहले हम रूल देखते हैं किसका, इनका। देखिए इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग वहां करते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया कि किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरे वस्तु के अंदर दिखाने के लिए। कह रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एवं कुछ निश्चित शब्द जैसे बिलीव्स हुआ, फेल हुआ, मास्टर हुआ, एडॉप्ट हुआ आदि के लिए। और कहीं भी बिलीव्स, फेल, मास्टर, एडॉप्ट दिखाए दे, तुरंत जानिए कि वहां पे इनका प्रयोग होगा। और कह रहा है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी, और किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए भी किया जाता है इनका प्रयोग। चलिए तब प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन का, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। बस आप ये याद कीजिए कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये जो शब्द आपको मैं लिखा हूं, जिसके अंडरलाइन किया हूं, इसको तो तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए, तो पहला आपका प्रीपोजिशन कंप्लीट होता हुआ इनका। अब हम दूसरे प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे प्रीपोजिशन ऑन है। अब ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑन का प्रयोग वहां करते हैं, देखिए ऑन का प्रयोग कि किसी वस्तु के नियत स्थान को, किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए,
दिन व तारीख बताने के लिए वह कुछ निश्चित शब्द जैसे रियली, कॉल, डिपेंड, इंस्टेंस, कंग्रेचुलेट, सेम आदि के लिए। तो उनका प्रयोग समझ में आ गया आप लोगों की। किसी वस्तु के नियत स्थान को दूसरी वस्तु के ऊपर दिखाने के लिए, दिन व तारीख भी बताने के लिए, एंड कुछ निश्चित वाक्य जैसे रियली आ जाएगा, कॉल, डिपेंड, इंसिस्ट आ जाएगा, कंग्रेचुलेट आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इनके लिए हम किसका, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा ऑन का। अब हम बढ़ेंगे तीसरे, ऐड का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐड का प्रयोग कहां करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो कह रहा है यह कि वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, रेट बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एवं निश्चित शब्द कुछ जैसे लुक हुआ, लव हुआ, एम हुआ, नोक हुआ, अराइव हुआ, गुड हुआ, स्लो हुआ आदि के लिए किया जाता है ऐड का प्रयोग। तो ऐड का प्रयोग समझ में आ गया। एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, एक तो रेट बताने के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, एवं कुछ वाक्य जो है लुक, लव, एम, नोक, अराइव, गुड, स्लो और कहीं भी आ जाए समझ लीजिए कि ऐड का प्रयोग होगा वहां पे। ठीक है, तो ये सारे चीज याद होना चाहिए जितना कंडीशंस में बता रहा हूं। तो ऐड का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चौथा पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग। ठीक है, आप देखिए इनटू का प्रयोग कहां करते हैं। कह रहा है कि इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर किसी वस्तु के आने पर किया जाता है। इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर आने की ओर, किसी वस्तु के आने की ओर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर किसी वस्तु के आने पर किया जाता है। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्लियर हो गया। तो प्रैक्टिस कराऊंगा अभी जस्ट, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए पांचवा कह रहा है फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम का प्रयोग कह रहा है चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप प्लेस को चेंज करते हो तो कह रहा है चेंज ऑफ प्लेस को दिखाने हेतु, फॉर्म्स में हुए परिवर्तन को दिखाने हेतु निश्चित शब्द जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड, मेड, स्केप्ड, पार्टेड और डिफर, इन वाक्यों के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज ऑफ प्लेस को और फॉर्म्स में हुए परिवर्तन को दिखाने के लिए आइए जो निश्चित शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ किया जाता है फ्रॉम का प्रयोग। चलिए, और फ्रॉम का प्रयोग क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े फॉर के प्रयोग और प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने हेतु, रेसिप्रोकेशन दिखाने हेतु, निश्चित शब्द जैसे स्टार्ट, विश, लुक, होप, केयर, काल आदि के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैं निश्चित शब्द दिखा रहा हूँ इसको तो याद होना ही चाहिए, और पीरियड ऑफ टाइम भी दिखाने के लिए और रेसिप्रोकेशन दिखाने के लिए भी किया जाता है फॉर का प्रयोग। चलिए फॉर का प्रयोग अगर क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन और बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका आ गया सातवां ऑफ। अब ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अधिकार दिखाने, राय बताने, बीमारी से मृत्यु होने का संदर्भ दिखाने तथा निश्चित शब्द जैसे ड्रीम, डाई, बोस्ट, कंसिस्ट, फाउंड, मेड, इन सभी के साथ भी आपका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं। अधिकार दिखाने, राय बताने, बीमारी से मृत्यु होने का संदर्भ दिखाने तथा निश्चित शब्द ड्रीम, डाई, बोस्ट, कंसिस्ट, फाउंड, मेड के साथ आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नोट आप लोग कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, आठवां देखिए टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चेंज ऑफ प्लेस को बताने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जैसे सुपेरियर, जूनियर आदि के साथ, और कुछ निश्चित शब्द जैसे आपके एग्री, अटेंड और कंट्रीब्यूट, बिलोंग आदि के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिख दिया हूँ टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख कर याद कर सकते हैं टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए टू का प्रीपोजिशन हो गया, तो हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन बढ़ते हैं नाइन्थ। और ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कह रहा है किसी ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए, किसी ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए जो स्पर्श में न हो, निश्चित शब्द के लिए भी किया जाता है जैसे कमांड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डिस्प्यूट। ठीक है, तो ओवर का प्रयोग क्या कर रहा है कि किसी ऊंची चीज की अवस्था बताने के लिए जो स्पर्श में न हो वहां प्रयोग किया जाता है, और कुछ निश्चित शब्द जैसे कमांड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डिस्प्यूट, इन शब्दों के लिए भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाइन्थ प्रीपोजिशन आपको क्लियर होता है। लास्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और दसवां आपका अबाउट है। ठीक है, आप अबाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे अबाउट का प्रयोग ओपिनियन बताने के लिए, पहली बात कहाँ, ओपिनियन बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और निकट भविष्य में होने वाले काम की संभावना हेतु, और निश्चित शब्द कुछ एनेक्सियस, कैरियस,
कंप्लेन, इंफॉर्मेशन आदि के साथ। तो ओपिनियन बताने के लिए अबाउट का प्रयोग, इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो निकट समय में भविष्य में होने वाले होते हैं उसके लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है। और कुछ निश्चित शब्द जैसे एनेक्सियस, कैरियस, कंप्लेन, इंफॉर्मेशन आदि के साथ भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो बस ये टोटल 10 आप में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर 10 तैयार है तो आप 100% उन क्वेश्चनों को, प्रीपोजिशन को सही करके आएंगे। अगर आप ये 200 क्लियर हो गया तो हम प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। वो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपसे देगा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन देयर अंडर। कह रहा है कि कोई चूज कीजिए एक एग्जैक्ट प्रीपोजिशन और फिल कीजिए उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। चलिए 2020 आल सेट करेंगे। 2020 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि द रिंग इज मेड डॉट 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 गोल्ड। आप भराएगा कि ऑन भराएगा कि इन भराएगा। तो अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया है आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों कि ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जहाँ ड्रीम, डाइड, बोस्ट, कंसिड, फाउंड, मेड, यहाँ पे क्या क्या मेड। मैंने बताया था कि अगर मेड आ जाए तो तुरंत समझ लीजिए कि ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख भी रहे हैं कि मेड आ गया, तो मेड आ गया तो मेड किया गया, अब तो ऑफ ही भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब रिंग बनती है किनकी, सोने की बनती है, ठीक है। तो देखिए वेरी सिंपल, मेड से ऑफ भर दिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन लाफ्ड डॉट 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 हिम, एड भराएगा कि ऑन भराएगा कि फॉर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत मैंने अच्छे ढंग से बताया था कि एड का प्रयोग कहाँ होगा। मैंने बताया था कि लाफ का अगर लाफ आ जाता है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो थर्ड फॉर्म, अगर लाफ आ जाता है समझिए एड का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ये बात आपको मालूम रहेगा तुरंत करके आएंगे, छोड़ देंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि छोड़ के आएंगे आप लोग। देखिए एवरीवन लाफ्ड आ गया, एड भरना ही भरना है हमको, बात खत्म। तो यहाँ पे एड का प्रयोग होगा। बताइए आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द कैट जंप। आप ये सोचिए द कैट जंप, जो बिल्ली जंप करती है टेबल के ऊपर, तो क्या होगा, अपॉन टेबल, ठीक है। ऑन मतलब ऊपर होता है, अपॉन होता है। ऑन मतलब वहां पे कि जो चीज स्थिर हो, और अपॉन का प्रयोग वहां करते हैं कि वहां ऊपर तो हो लेकिन हलचल करती हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पेन अगर रख देता हूँ तो ये स्थिर है पेन, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल्ली जंप कर रही है, मतलब कार्य कर रही है वहां पे, तो इसलिए अपॉन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, अपॉन भरेंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, आप लोग को ऑन और अपॉन में अंतर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कह रहा है कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम योर वॉच। तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है। तो व्हाट इज टाइम, अब बाई यहाँ पर होगा, क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा कि तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय हो रहा है, तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय हो रहा है, ठीक है, इसलिए बाई का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वी आर प्राउड डॉट 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 आवर कंट्री। अभी इन भरा होगा कि आप भरा के किएट। मैंने बताया था दोस्तों आपके प्रयोग में कि अधिकार दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका प्रयोग। मुझे पूरा अधिकार है भाई, मैं अपने देश पे कह सकता हूँ कि मैं अपने देश पे क्या कर सकता हूँ, गर्व कर सकता हूँ, हमें अपने देश पे गर्व है। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि पूरा अधिकार है, मैं अपने देश पे गर्व करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन आई एम प्राउड ऑफ, यहाँ पे भी प्राउड ऑफ, कभी भी प्राउड आज समझिए आपका प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। देखिए मेरे मतलब मेरे ही मान लीजिए मेरा ही कोई भी आपका, आप ही किसी के पुत्र हो तो आपके पापा, आपका पापा का पूरा अधिकार आप पे कि आपके पापा कह सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मैं बहुत गर्व करता हूँ अपने सन पे, अपने बेटे पे, ठीक है। तो आपका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए भी किया जाता है। प्राउड के बाद भी आपका प्रयोग किया जाता है ये भी। तो देखिए इस प्रकार अगर आप प्रीपोजिशन पढ़े हैं, जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर उस तरह याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।